हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द कैटलिस्ट। आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में हम सरफेस केमिस्ट्री को रिवाइज करेंगे बाय प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन। हियर्स आवर फर्स्ट स्लाइड एंड द फर्स्ट क्वेश्चन। द मॉलिक्यूलर स्पीशीज दैट accumulates at the surface is dash and the surface is termed as dash। ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है क्योंकि कई बार पहले तो हमें एब्जॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन में डिफरेंस नहीं पता होता है एंड सरफेस इज इट एडजॉर्बेट या एडजॉर्बेंट ये नहीं पता होता है। तो देखो, पहले तो accumulation है at the surface, मतलब इट इज गोना बी एडजॉर्बेंट एडी वाला, तो एबी वाले ऑप्शंस तो हटा दो। ओके, बचे दो ऑप्शंस। अब मैं कैसे याद रखती थी कि सरफेस है, सरफेस इमेजिन योर बेंच जिसपे मॉलिक्यूलर स्पीशीज अक्यूमुलेट होती है। ठीक है, सो दिस इज योर बेंच। बेंच में से बस BENT ले लो, इसलिए आई यूज्ड टू रिमेंबर कि द सरफेस इज टर्म्ड एज बेंट। तो द मॉलिक्यूलर स्पीशीज दैट accumulates at the surface is your adsorbate and the surface is termed as adsorbent. Okay, option B. Next question पे चलते हैं। This organic dye, when added to animal charcoal, turns the filtrate colorless. कौन सी organic dye है? तो phenolphthalein, methylene blue या silica gel? इसका आंसर B है, methylene blue। NCERT की as it is लाइन है। ओके, अब अगर तुम्हें अब तक इसका आंसर नहीं पता था तो याद कर लो कि ये ऑर्गेनिक डाई है जो हम एनिमल चारकोल पे ऐड करेंगे तो फिल्ट्रेट जो होता है वो कलरलेस बन जाता है। सिलिका जेल के बारे में भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है कि देखो, वाटर वेपर्स को ना ये एब्जॉर्ब करता है, H2O वाटर वेपर्स इसको एब्जॉर्ब करता है। और सॉरी, ओके, एंड इसी के साथ एक और है कि हमारा जो CaCl2 होता है इसका भी एक फंक्शनिंग होता है। ये देखो यहाँ पे, water molecules get absorbed on the surface of silica gel. Water vapors are absorbed by anhydrous calcium chloride, which is your CaCl2, and absorbed by silica gel. ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। Easily liquefiable gas has high critical temperature, is readily absorbed, is sulfur dioxide या all of the above? तो देखो, ये all of the above है। अब इस क्वेश्चन को थ्योरी का पॉइंट बना के इसे याद कर लो कि जब भी तुम्हें इजीली लिक्विफेबल गैस दिखता है, क्या पता होना चाहिए कि उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो हाई है। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर काफी हाई है इसका। एंड यू नो, नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, वैंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, वील रीड द आंसर वंस। यस, वैंडर वॉल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर। और ये भी याद रखो कि तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड, तुम्हारा SO2 जो है, it is easily liquefiable gas. Okay, next. Which of the following is not a characteristic of physical adsorption? Lack of specificity, ये सही है। Enthalpy of adsorption is low. Yes, because ये chemically absorb नहीं होता है तो इसकी enthalpy काफी कम होती है, whereas chemical absorption की मतलब 240 किलोजूल से हाई जाती है। Reversible in nature, results into unimolecular layer formation. आहा, ये गलत है क्योंकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में ना सिंगल लेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सिंगल लेयर का फॉर्मेशन नहीं होता है, सॉरी, इट्स यूनिमोलिकुलर बोल रहा है, यूनिमोलिकुलर फॉर्मेशन नहीं होता है, मल्टी लेयर फॉर्मेशन होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन में। बिकॉज फिजिकल इज नॉट स्ट्रॉन्ग ना, केमिकल से तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, सिर्फ एक सिंगल लेयर का फॉर्मेशन होता है। अब इससे तुमने फिजिकल एब्जॉर्प्शन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रिवाइज कर लिया। आंसर डी। Bredrick's arc method cannot be used to prepare colloidal solution of platinum, iron, silver या gold। ब्रेड्रिक आर्क मेथड जो है ना, वो जो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, उन मेटल्स के लिए हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, आयन। क्या लिखा है? इट कैनॉट बी यूज टू प्रिपेयर अ कोलॉइडल सोल्यूशन ऑफ अ मेटल विच इज इजीली ऑक्सीडाइज। ठीक है, अब कईयों को पता नहीं होगा ब्रेड्रिक आर्क मेथड होता ही क्या है। तो ना, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड में यू गॉट डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। उनमें से एक होता है तुम्हारा केमिकल मेथड। कौन सा होता है? केमिकल मेथड। ये एक होता है, दूसरा तुम्हारा ब्रेड्रिक आर्क मेथड होता है। अब केमिकल मेथड में भी ना यू गॉट डिफरेंट टाइप्स। एक होता है ऑक्सीडेशन मेथड, रिडक्शन मेथड, ओके, देन डबल डिकम्पोजिशन भी होता है और हाइड्रोलिसिस भी होता है। ऑलराइट, ब्रेड्रिक आर्क मेथड में तुम्हें ये याद रखना होता है कि इसमें डिस्पर्जन होता है which is followed by condensation of the metal.
मेटल को पहले इवेपोरेट किया जाता है, देन कूल डाउन होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/n इन फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोटोप? पहले तो हम आइसोटोप को डिस्कस करते हैं, वो क्या होता है। वो होता है x/m इक्वल टू k इंटू p टू द पावर 1/n। या फिर इसको अगर हम दोनों तरफ log ले तो वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, log x/m इज इक्वल टू, देखो log आ जाएगा, log मल्टीप्लिकेशन में और log के अंदर की चीजें तब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एडिशन में, इतना तो पता है ना। log k प्लस जो पावर होती है वो साइड में गिर जाती है, 1/n log p, इन दो फॉर्म्स में लिखता है। अब उसी में उन्होंने इसकी वैल्यू पूछी है 1/n की, तो ये याद रखना, इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1 इन ऑल द केसेस। ऑप्शन बी सही है इसके लिए। अब अगर कई बार है ना इसका ग्राफ भी आ जाता है, अगर हम x/m और p का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो कुछ ऐसे जाता है। अगर हम log x/m और log p का ग्राफ प्लॉट करते हैं इन दोनों का, तो ये कैसे नजर आ रहा है तुम्हें, देखो y इक्वल टू, ये स्लोप हो जाएगा m x प्लस log के तुम्हारा कांस्टेंट कहलाएगा c। ठीक है, तो इसके लिए ना हम क्या कर सकते हैं, रुको आई टेक अ ब्लैंक स्लाइड। हाँ, इस पे ऐसे ग्राफ बनेगा तुम्हारा, इधर आएगा log x/m, here's your log p, and then you will have a intercept, alright। एंड इंटरसेप्ट के कारण तुम्हारा जो ग्राफ है वो डायरेक्ट ऐसे शुरू होगा, जो भी स्लोप है वो तुम्हें दिया जाएगा, एंड देन दिस पार्ट इज योर y इंटरसेप्ट। ठीक है, एंड दैट्स log k, और ये जो तुम्हारा स्लोप होगा दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ 1/n। Which of the following represents physical adsorption isobar? देखो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो ना, वैसे वैसे तुम्हारा x/m की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। एंड देखो ग्राफ शोज डिक्रीज इन x/m विथ राइज इन टेम्परेचर, यही इसका रीजन है, एंड इसके लिए ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। विच प्लॉट इज द एड्सॉर्प्शन आइसोबर फॉर केमिसॉर्प्शन? देखो केमिसॉर्प्शन में क्या होता है कि इनिशियली इट इंक्रीजेस एंड देन जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वो डिक्रीज होगा, because the heat supplied it acts as the activation energy required in chemisorption. Okay, so that's option C. Next, observe the given adsorption isotherm carefully and choose the correct option. देखो क्या दिया है, x/m and p का रेशियो है, मतलब ग्राफ प्लॉट किया है, and then 195 244 273। ओके, टेम्परेचर्स दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 क्या कहता है, these curves indicate that at a fixed temperature there is a decrease in physical adsorption with increase in pressure। बिल्कुल गलत। देखो तुमने इस टेम्परेचर को ले लिया फॉर एग्जाम्पल, अब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तब तुम्हारा ये जो है ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर हो रहा है मतलब इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन इन्होंने डिक्रीज दिया है, विच इज रॉन्ग। These curves always seem to approach saturation at high pressure। बिल्कुल, ये देखो तुम देख भी सकते हो ऐसे कर्व जो जा रहा है, फिर इसके बाद ये सैचुरेट हो जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, x/m equal to k p to the power 1/n, n is greater than 1 is generally represented by this isotherm। ये भी सही है। These curves indicate that at a fixed pressure there is a decrease in physical adsorption with increase in temperature। देखो देखो देखो, पहले क्या लिखा है, अब फिक्स्ड प्रेशर, तो हम एक काम करेंगे, अब प्रेशर को ना फिक्स कर देंगे। प्रेशर को कैसे फिक्स कर देंगे, अच्छा ये विजिबल नहीं है, रुको एक सेकेंड, आई erase these ink marks। अब शायद विजिबल होगा। हम प्रेशर को ना फिक्स कर देते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे तो प्रेशर फिक्स हो जाता है। ठीक है, there is a decrease in physical adsorption with increasing in temperature।
अब देखो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ इंक्रीज हो रहा है, 195, 244, 273 ऐसे देखेंगे तो इंक्रीज हो रहा है, बट देन x/m की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो इन्होंने डिक्रीज लिखा है, ये परफेक्ट है। तो ऑप्शन 2, 3 एंड 4 सही है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी। लेट्स चेक। यस, दैट्स राइट। समझे ये? कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को जब भी फिक्स करने बोलते हैं, ऐसे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, टेम्परेचर्स को कंपेयर करो। टेम्परेचर जब बढ़ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? हमारा ग्राफ जो है, देखो नीचे वाले टेम्परेचर पे x/m की वैल्यू कम है। कम है मतलब वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एंड दैट्स द रीजन इट्स करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये पिछले ग्राफ पे बेस्ड ही क्वेश्चन है। 1, 2 and 3 are 3 adsorption isotherms at 3 temperatures T1, T2 and T3, where X is the amount of adsorbate adsorbed on m gram of the adsorbent. Temperatures T1, T2 and T3 are in the order. देखो सेम ग्राफ। सिंपली अब इसे कैसे कंपेयर करेंगे, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। अगर सेम लॉजिक से जाओ ना, एक बार तुम खुद से सोचो इसका आंसर, मैं तुम्हें सिर्फ आंसर बता देती हूँ। सेम लॉजिक है। इसमें क्या होगा कि T3 की जो वैल्यू होगी वो तुम्हारी मैक्सिमम होगी, एंड दैट्स एन ऑप्शन ए। सोचो एक बार इस पे खुद से, बहुत आसान सा है। पिछले सवाल में इसका आंसर छुपा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The precipitate of magnesium hydroxide, that's your MgOH, turns dash in color when precipitated in the presence of magnesium reagent due to adsorption of magnesium. कितनों को पता है ये एक एनसीईआरटी की उठाई गई लाइन है? काफियों को नहीं पता होगा, पर कोई बात नहीं, अब तुम याद कर लो। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो अब इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। इसमें क्या-क्या पॉइंट्स नोट कर लो। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड होता है एंड मैग्नीशियम रिएजेंट होता है, और इसका कलर, इसका आंसर है ऑप्शन ए, ब्लू कलर आता है। ठीक है, और क्यों आता है? एड्सॉर्प्शन के कारण, ना कि एब्जॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, थ्योरी बेस्ड। नेक्स्ट, plot of log x/m against log t is a straight line inclined at an angle of 45 degree. ओके, देखो देखो देखो, क्या है ये? क्या हमें स्लोप दिया हुआ है? यस, tan 45 डिग्री। इसकी वैल्यू होती है 1, एंड दैट्स द वैल्यू ऑफ योर स्लोप व्हिच इज नथिंग बट 1/n। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। देखो फिर से लिखती हूँ मैं, log of x/m इक्वल टू log of k प्लस log 1/n log t। तो ये तुम्हारा स्लोप था। स्लोप तुम्हारा 1/n तुम्हें मिल चुका है। अब इसमें बस वैल्यूज डाल देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। When the pressure is 0.5 atm and Freundlich parameter K is 10, the amount of solute adsorbed per gram of adsorbent will be। इसकी वैल्यू पूछी गई है तुमसे। ओके, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। log K की वैल्यू उन्होंने 10 दी हुई है, तो इसको ऐसे फिल करेंगे, log 10 प्लस 1 log ऑफ 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब डिवीजन में है तो लॉग्स सेपरेट होंगे नेगेटिव साइन के साथ, मतलब सब्ट्रैक्शन होगा उन दोनों का। log 10 प्लस log 5 माइनस log 10। ओके, तो ये और ये कट गया, और यहाँ पे हमारे पास बचा है log ऑफ x/m। अब इन्होंने log 5 की वैल्यू दी है, बट हमें इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सिंपली इफ वी रेज दिस टू द पावर 10, या अगर वो ln होगा तो टू द पावर e, then we get the value of x/m equal to 5। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 5। Let's move on to the next question. This is used as a catalyst in the process of manufacturing ammonia. कितनों को पता है हेवर्स प्रोसेस क्या होता है? Manufacturing of ammonia, N2 plus 3H2 gives 2NH3, राइट? और पता है तुम्हारे यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों गैसियस फॉर्म होते हैं, एंड इसमें जो कैटलिस्ट, हाँ हमारे चैनल का नाम है, जो यूज होता है वो आयन होता है, और ये होता है तुम्हारे सॉलिड स्टेट में। इसलिए ये भी याद कर लो कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। क्यों?
क्योंकि तुम्हारे जो स्टेट्स है रिएक्टेंट्स प्रोडक्शन कैटलिस्ट के वो सेम ना होने के कारण इट इज हेट्रोजीनियस। अगर स्टेट सेम होते हैं तो वो होमोजीनियस कैटालिसिस कहलाते हैं। ओके, so this is option C, iron। इसके साथ ये भी डिस्कस किया हुआ कि निकल कहाँ यूज होता है। तो निकल इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन which is an example of heterogeneous catalysis। अब ये भी याद कर लो, नोट कर लो, हाइड्रोजनेशन क्या है, तो heterogeneous catalysis है। The following is used in froth flotation process। froth flotation process क्या होती है पता है? वो बस एक यूज है तुम्हारे एब्जॉर्प्शन का। ओके, मैंगनीज डाइऑक्साइड, पाइन ऑयल, कैस्टर ऑयल, कोकोनट चारकोल। जितनों को नहीं पता है याद कर लो, इसका आंसर है बी, पाइन ऑयल। पता है, अब बाकी ऑप्शंस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या है तुम्हारा, MnO, MnO2। वो कहाँ यूज होता है पता है, डीकम्पोजिशन ऑफ KClO3। ओके, हैंडराइटिंग को क्या हो गया आज मेरे, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। KClO3 इसके डीकम्पोजिशन में यूज होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब याद रहेगा, कैस्टर ऑयल तो कुकिंग में यूज होता है। व्हाट अबाउट कोकोनट चारकोल, कितनों को पता है? जिन्होंने एनसीईआरटी थॉरली रीड की होगी ना उतनों को ही पता होगा कोकोनट चारकोल कहाँ यूज होता है। दिस इज यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है, इसका सोल्यूशन एक बार पढ़ते हैं। MnO2 is added in process of decomposition of potassium chlorate, that is your KClO3। ठीक है, mixture of noble gases can be separated by adsorption on coconut charcoal, very important। ठीक है, अब याद रहेगा, देखो पाइन है जो तुम्हारा पाइन ऑयल है, इट इज यूज फॉर फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। मैंगनीज डाइऑक्साइड, डीकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। कोकोनट चारकोल इज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। गोल्ड नंबर्स। The gold numbers of four protective colloids W, X, Y, and Z are 0.04, 0.01, 0.2, and 0.4 respectively। द डिक्रीजिंग, कई बार ये पढ़ने में भी गड़बड़ करते थे यार बच्चे, डिक्रीजिंग को इंक्रीजिंग पढ़ लेते हैं, ये मत करना प्लीज कभी। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोटेक्टिव पावर इज, तो मतलब अब हमें रिलेशन पता होना चाहिए गोल्ड नंबर और प्रोटेक्टिव पावर के बीच में। तो ये दोनों ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर तुम्हारा गोल्ड नंबर ज्यादा है तो तुम्हारी प्रोटेक्टिव पावर कम होगी। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है तो मतलब जो पहला एलिमेंट है उसका सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्या प्रोटेक्टिव पावर सबसे ज्यादा होना चाहिए। अगर प्रोटेक्टिव पावर सबसे ज्यादा होना चाहिए तो जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम होगा वो हमारा पहला होगा, मतलब W पहले आना चाहिए, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, समझे, गोल्ड नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर प्रोटेक्टिव पावर। नेक्स्ट, एन important zeolite catalyst used in petroleum industry is zinc, ZSM5, zeolite 6 या Zymase। किसी ने सुना है इसे? शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस, जिन्होंने सुना होगा उनको पता होगा। जियोलाइट्स जो है, these are quite good shape selective catalysts। उसमें भी जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज होता है ना, that is your ZSM5। Everything is mentioned in your NCERT, okay? Read it line by line। हाँ, जाइमेस तो तुम्हारा एक एंजाइम है, कैटलिस्ट में डाल ही कैसे सकते हो उसे, हाँ। नेक्स्ट, माय फेवरेट क्वेश्चन, इसको रिवाइज करने का ना बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी, इसके नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, fill up with correct enzyme with its source for the following process। मतलब हमको मतलब तुम्हें क्या करना है, सोर्स भी डालना है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा था ना, याद है ना। सुक्रोज गिव्स ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, यस। इसमें कौन सा यूज होता है, तो वी यूज इन्वर्टेज इन इट। तो इन्वर्टेज यूज होता है एंड इसका जो सोर्स है दैट्स योर ईस्ट। राइटिंग यार, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल, इसके लिए जो यूज करते हैं दैट्स जाइमेस, और इसका सोर्स भी होता है ईस्ट। कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज, स्टार्च इनटू माल्टोज, इसके लिए यूज करते हैं डायस्टेज।
ओके, एंड इसका सोर्स होता है माल्ट, एक सोर्स होता है, माल्ट बेस्ड फूड ड्रिंक्स होते हैं। वैसे ही कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज। अब देखो माल्टोज को कन्वर्ट कर रहे हो तो माल्टेज यूज होगा। ये ऑब्जर्व करो ना तुम कि मतलब इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है तो इन्वर्टेज यूज हो रहा है, नाम से लिंक कर लो ना इसे। एंड इसका सोर्स भी होता है ईस्ट। तो देखो 3 लोगों का सोर्स ईस्ट है, इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया, नाम में ही छुपा है, यूरिएज यूज होगा। ठीक है, और इसका सोर्स होता है सोयाबीन। पता है इसकी सब्जी बनती है सोयाबीन। यस। कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स। देखो प्रोटीन्स को कन्वर्ट करना है पेप्टाइड्स में ना, तब पेप्सिन यूज होता है, और इसका लोकेशन पता होना चाहिए। पेप्सिन यूज होता है एंड दैट हैपेंस इनसाइड योर स्टमक। ऑलराइट, देन वी हैव कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। ये कहाँ होता है पता है, इंटेस्टाइन के अंदर होता है विथ योर ट्रिप्सिन, इनसाइड इंटेस्टाइन। ओके, देन कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। इसके लिए लैक्टोबैसिलिया करके एक होता है बैक्टीरिया, ये यूज होता है। ऑलराइट, अब देखो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, कई बार होता है कि कैसे याद रखे, क्या करे। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर तो मैंने तुम्हें बता दिया, इन्वर्टेज नाम में ही छुपा है ईस्ट। ईस्ट है ना, ये देखो दीज 4 आर क्वाइट कंफ्यूजिंग। ये तो काफी आसान है, ये तो 10th क्लास में भी पढ़े हुए हमने। ठीक है, और डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया, यूरिया सोयाबीन, इतना तो याद रहना चाहिए। अगर हम आगे देखते हैं इन चारों में क्या हो रहा है, इसमें से देखो 3 का तो सोर्स सेम है, ईस्ट ईस्ट ईस्ट। नजर आया, तीनों का सोर्स सेम है, सिर्फ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल में गड़बड़ हो जाती है। किसमें गड़बड़, नहीं इथाइल अल्कोहल का भी ईस्ट रहता है, सॉरी, स्टार्च टू माल्टोज में कहाँ गड़बड़ होती है, माल्टोज वाले में। तो देखिए इसके लिए ना मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, इस क्वेश्चन को ना तुम फ्लो चार्ट के थ्रू ही समझो, बहुत आसान लगेगा। देखो पहले हम लेंगे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, जिसमें तुम्हारा सुक्रोज यूज होता है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है तो इन्वर्टेज आ जाएगा, and sucrose gets converted into glucose and fructose. We have discussed this in biomolecules. Yes, ये क्लियर हो गया। अब हमने क्या पढ़ा था कि ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल, एंड ये किसके कारण होता है, तो जाइमेज के कारण होता है। ठीक है, जाइमेज इज द रीजन फॉर दिस। नाउ डू यू नो maltose is a disaccharide made up of 2 glucose units? I think you know, बायोमोलिक्यूल्स तो तुमने देखा ही होगा, नहीं देखा तो जाके देख लो। तो माल्टोज को अगर तुम माल्टेज ये एंजाइम देते हो तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ठीक है, अब माल्टोज आया है तुम्हारे स्टार्च से, स्टार्च से भी तुमको ग्लूकोज मिलता है, याद है ना, एक सुक्रोज से मिलता है, एक स्टार्च से मिलता है। स्टार्च से अब तुम्हें माल्टोज मिलाना है, मतलब लेना है, तब यू नीड डायस्टेज। देखो फ्लो चार्ट के थ्रू कितना आसान लगता है, स्टार्च को दिया डायस्टेज मिला माल्टोज, माल्टोज को दिया माल्टेज मिला ग्लूकोज, ग्लूकोज को दिया जाइमेज मिला इथाइल अल्कोहल, एंड ये सुक्रोज को दिया इन्वर्टेज तो मिल गया ग्लूकोज फ्रक्टोज, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। वेरी सिंपल। ये देखो ये यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। यूरिया को थोड़ा सा पानी दे दो एंड यूरिएज दे दो, डिकम्पोज हो जाता है NH3 एंड CO2 में। ऑलराइट, देखो ऐसे फ्लो चार्ट के थ्रू समझना बहुत आसान लगता है, अब बस इसका सोर्स तुम याद कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड उनके एग्जांपल। इसके लिए आई टेल यू वन थिंग, जो लिक्विड इन लिक्विड होता है ना तुम्हारा, ये हमेशा हाईलाइटेड रखो दिमाग में, याद होना ही चाहिए कि इसका मिल्क होता है। ऐसे याद रखो ना यार, दूध वाले भैया क्या मिलाते हैं, मिल्क में पानी मिलाते हैं, बस याद करने के लिए बोल रही हूँ एटलीस्ट। सो डू दैट, एंड अलोंग विद दैट देखो
इसको क्या बोलते हैं ये भी याद रखो, इट इज कॉल्ड एज इमल्जन। इसका नाम भी याद कर लोगे तो आसानी होगी। लिक्विड इन लिक्विड, मिल्क, इमल्जन। तो आर का तो 1 मिल गया हमें। आर का 1 देख लो कौन कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा। अब देखो, मुझे गैस में 2 नजर आ रहे हैं, लिक्विड इन गैस एंड सॉलिड इन गैस। गैस को तुम एटमॉस्फेयर कंसिडर करो, एंड व्हेन यू थिंक ऑफ क्लाउड यू थिंक ऑफ वाटर व्हिच इज अ लिक्विड। लिक्विड इन गैस का एग्जांपल होता है तुम्हारा क्लाउड। याद कर लो, स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, डस्ट पार्टिकल्स क्या होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड इन गैस का एग्जांपल होता है स्मोक। अब बचा तुम्हारा सॉलिड इन लिक्विड। थोड़ा वियर्ड नहीं लगता, लिक्विड के अंदर सॉलिड डाल दिया है ना? पर यस, लिक्विड के अंदर सॉलिड मतलब इट्स अ सॉल व्हिच इज गोल्ड सॉल्ट। तो आंसर तुम्हारा सही ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, सी गलत है। ठीक है, याद रहेगा ये सब एरोसोल्स होते हैं। ठीक है, एरोसोल्स गैस में जब आता है, गैस इन गैस करके कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, लिक्विड इन गैस मिलेगा, सॉलिड इन गैस मिलेगा। वैसे ही यूल फाइंड सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। एक टेबल बना हुआ है एनसीईआरटी में, उसे देख लेना। आंसर है ऑप्शन ए, मिसाइल्स। इसमें से कौन सा सच है इसके बारे में? मिसाइल्स आर मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स। मल्टीमोलिकुलर, गड़बड़ ना, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स होता है क्या मिसाइल्स? These are associated colloids. Alright, associated colloids. तो ये तो गलत हो गया। Formation takes place above craft temperature and CMC. Very important. मिसल का फॉर्मेशन सिर्फ इसके ऊपर होता है। CMC क्या होता है? क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन है, उसके ऊपर ये बनता है, भी सही है। They have lyophilic part only. गलत। मिसल कैसे दिखता है याद करो, तुमने क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप वगैरह सब पढ़ा होगा। तो एक लायोफोबिक पार्ट होता है और एक लायोफिलिक पार्ट, दोनों होता है उसके पास। एट हायर टेम्परेचर दे एग्जिबिट इलेक्ट्रोलाइटिक बिहेवियर। यू नो, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये तो गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि पता है ये आया कहां से? अब देखो, एसोसिएटेड कोलॉइड्स के बारे में तो मैंने बता दिया, मिसल्स आर एसोसिएटेड कोलॉइड्स। अब मैं तुम्हें एक लाइन दिखाती हूँ, उसे पढ़ो। ये तो पढ़ लिया हमने कि मसल्स आर बोथ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक पार्ट। ये देखो, at higher temperatures some substances exhibit colloidal behavior due to formation of aggregates, and the aggregate particles thus formed are known as vessels. क्या समझा तुमने इससे? कि कुछ सब्सटेंसेस होता है जो लोअर टेम्परेचर पे, ये हायर जो लिखा ना ये गलत है, यहाँ पे आना चाहिए था लोअर। ये लोअर टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोलिटिक बिहेवियर शो करते हैं, और हायर टेम्परेचर पे इनका कोलॉइडल बिहेवियर के कारण एग्रीगेट्स का फॉर्मेशन होता है, एंड दीज एग्रीगेट्स आर नोन एज मिसल्स। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ moles of lead nitrate needed to coagulate 2 moles of colloidal AgI and imines. ओके, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे ये देखो। We'll write this AgI है हमारे पास, along with that we've got I minus plus Pb2 plus। इससे क्या बनेगा, ये और ये कंबाइन कर जाएंगे, TbI2 मिलेगा प्लस AgI एज इट इज मिलेगा। ओके, अब इसमें इसको बैलेंस कर देते हैं, इस रिएक्शन को बैलेंस भी तो करना पड़ेगा, तो 2 AgI, यहाँ पे 2 लगा देंगे। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इसके 2 मोल्स आर रिएक्टिंग विथ इसका 1 मोल, तो मतलब Pb2 प्लस का 1 मोल चाहिए, और लेड नाइट्रेट बोला है ना, PbNO3 होल ट्वाइस, मतलब इसका भी हमें सिर्फ 1 मोल लगेगा। तो रिएक्शन लिख लिख किसी को, ऑप्शन बी सही होगा। आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह थोड़ा ब्लर है ये, आई एम सॉरी, आई रीड इट आउट। A colloidal solution is subjected to an electric field. The colloidal particles move towards the anode. Coagulation of the same colloidal solution is studied using NaCl, BaCl2 and AlCl3 solution. The coagulating power is coagulating power, ये जो पावर होती है ना, it is directly proportional to
चार्ज। हमारे पास क्या है, Na+ है, Ba2+ है एंड Al3+ है, राइट। AlCl3 है तो Al3+ है, तो इसीलिए AlCl3 वाले का ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। लेट्स चेक, या आंसर ऑप्शन बी। The process of converting a precipitate into colloidal solution by shaking it with a dispersion medium in the presence of small amount of electrolyte is called। इसमें कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पता है, जितने स्टार लगाओ उतने कम होते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज ये पढ़ो अच्छे से, कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू अ कोलॉइडल सॉल्ट। कई बार बच्चों तो प्रेसिपिटेशन लिख के आता है, पता नहीं किस धुंधी में होता है। इट्स कोगुलेशन, पेप्टाइजेशन, प्रेसिपिटेशन एंड डायलिसिस। इसका आंसर है सही पेप्टाइजेशन। क्योंकि पता है कोगुलेशन में क्या होता है, कोगुलेशन इज कन्वर्जन ऑफ कोलॉइडल सॉल्ट इनटू अ प्रेसिपिटेट। देखो पढ़ो इसे, note coagulation is converting colloidal particles into insoluble precipitate by adding electrolyte। समझे? तो मतलब जब फॉर्मेशन हो रहा है हमारे पास कोलॉइडल सोल्यूशन का, एट दैट टाइम इट इज पेप्टाइजेशन। व्हाट इज इट? पेप्टाइजेशन। एंड जब insoluble precipitate का फॉर्मेशन हो रहा है, एट दैट टाइम इट्स कोagulation। ओके, अब याद रहेगा, प्लीज मत भूलना, काफी इंपॉर्टेंट है। देन लेट्स मूव ऑन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ एक सेकेंड, ये जो डायलिसिस है ना, ये तो प्यूरिफिकेशन मेथड में आता है, ये याद रखो। डायलिसिस आता है, इलेक्ट्रोलाइसिस आता है और अल्ट्राफिल्ट्रेशन आता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन पे भी तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा आगे। ओके, colloidal solution is used to reduce हाँ ही गया, देखो, is used to reduce the pores of filter paper to stop the flow of colloidal particles। It is a 4% solution of, ये मेरे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, नाइट्रोसेल्यूलोस, फॉर्मल्डिहाइड, नाइट्रिक एसिड या जेलेटिन। तो इट्स अ 4% solution of नाइट्रोसेल्यूलोस। कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देंगे, उसको घुमा फिरा के कहीं ना कहीं तुम्हारा नाइट्रोसेल्यूलोस का उसमें यूज होगा। ठीक है, अब देखो, note that ultrafilter paper is made by soaking in colloidal solution which is nitrocellulose in a mixture of, ये देखो, in a mixture of, ये भी पूछा गया है, in a mixture of what, alcohol and what, alcohol and ether। याद रखना क्या क्या है, दो, alcohol and ether, then hardening by what, formaldehyde, and finally drying it। ठीक है, तो हमें फिल्टर पेपर बनाने के लिए वी नीड 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोस, एंड अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाने के लिए फॉर्मल्डिहाइड यूज होता है, किसके साथ, अल्कोहल एंड ईथर के साथ। ओके, Tyndall effect is observed when which of the following conditions are satisfied? Aha, it's a beautiful question. Okay, the diameter of the dispersed particles is not much smaller than the wavelength of the light used. The diameter of the dispersed particles is much larger than the wavelength of the light used. The refractive indices of the dispersed phase and the dispersion medium differ greatly in magnitude. The refractive indices of the dispersed phase and the dispersion medium do not differ greatly in magnitude। इसका आंसर ये है, ऑप्शन ए, नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ। ठीक है, इसमें डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है, एंड जब रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस पे बात आती है तब दे डिफर ग्रेटली। ओके, इसमें ऑप्शन सी आंसर आता है। क्यों पता है? योर लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो यहाँ पे स्मॉल डिफरेंस है, यहाँ पे दे डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। ऑलराइट, आंसर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। Statement 1, for adsorption, delta G, delta H, delta S all have negative values। Adsorption is a spontaneous exothermic process in which randomness decreases due to force of attraction between adsorbent and adsorbent। बिल्कुल सही है ये, पता है, डेल्टा जी तुम्हारी गिब्स फ्री एनर्जी है, इट हैज टू बी नेगेटिव। देखो, क्योंकि एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, डेल्टा एच तुम्हारा नेगेटिव है, और जो डेल्टा एस है ना, एंट्रोपी, पहले रैंडम मॉलिक्यूल्स थे, फिर वो एक सरफेस पे आके अक्यूमुलेट हो गए, क्या हुआ, उनकी एंट्रोपी डिक्रीज हो गई, सो इट हैज टू बी नेगेटिव। सो यस, इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आंसर ए होगा तुम्हारा ऑप्शन। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। आंसर ऑप्शन ए। ट्रू और फॉल्स बताना है,
Lyophilic salts are more stable than your lyophobic salt. This is absolutely right. पता है क्यों? एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं लायोफिलिक सॉल्ट्स में होता क्या है। पहले तो वो रिवर्सिबल सॉल्ट्स होता है और वो काफी स्टेबल होता है व्हेन कंपेयर टू योर लायोफोबिक सॉल्ट्स, क्योंकि वो आसानी से कोगुलेट नहीं हो पाते हैं। जो तुम्हारे लायोफोबिक सॉल्ट्स होते हैं ना, दे कैन बी इजीली कोगुलेटेड व्हेन यू ऐड इलेक्ट्रोलाइट टू इट। ठीक है, और ये देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है कि इट इज पॉसिबल टू कॉज एन आर्टिफिशियल रेन बाय थ्रोइंग इलेक्ट्रिफाइड सैंड। हाँ सही है, दैट्स ट्रू। ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स, बेसिक डाइस्टफ, hemoglobin, that's your blood, are negatively charged salts. नन, this is wrong. Your blood, मैंने ऐसे याद रखा था, ब्लड को बस पॉजिटिव के साथ एसोसिएट करो। अगर यहाँ पे पॉजिटिव रहता तो इट वुड हैव बीन करेक्ट। ठीक है, और जो तुम्हारे सल्फाइड्स वगैरह जो आते हैं ना, दे कम इनटू नेगेटिवली चार्ज्ड। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि मिक्सचर ऑफ मिल्क इन वाटर अपीयर्स रेड when viewed by the transmitted light. इसको भी इंपॉर्टेंट मान लो, दिस इज ट्रू। मिक्सचर ऑफ मिल्क इन वाटर ना, इट अपीयर्स इन विच कलर? रेड when viewed by the transmitted light. वही तुम अगर उसे रिफ्लेक्टेड लाइट के थ्रू देखते हो ना, एट दैट टाइम इट अपीयर्स ब्लू, रिफ्लेक्टेड लाइट के साथ। ठीक है, ये याद कर लो। ट्रू और फॉल्स ये सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन एंड आंसर ऐसे रखने के लिए नहीं है कि ये ट्रू है ये फॉल्स है। इससे सीखो कि अब तुमने क्या सीखा कि रेड होता है जब ट्रांसमिटेड लाइट होती है और ब्लू होता है जब रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। उसी के साथ ये रिवाइज कर लो कि हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स, बेसिक डाई स्टफ जो भी आता है, ब्लड जो आता है, ये सब पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट्स होते हैं। ओके, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू। यस, क्या लिखा है? यस, वही लिखा हुआ है कि मेटल। हाँ, कौन कौन आता है नेगेटिवली चार्ज में? तो मेटल्स आते हैं, मेटालिक सल्फाइड्स आते हैं, एसिडिक डाइस्टफ्स आते हैं। ठीक है, वैसे बस ऐसे याद कर लो कि ह्यूमन ग्लोबिन को जो है तुमने पॉजिटिव के साथ एसोसिएट कर दिया, एंड अलोंग विद दैट द ऑक्साइड्स, तो बचे हुए जो सल्फाइड्स और मेटल वगैरह है, एसिडिक डाइस्टफ्स जो है वो नेगेटिव होते हैं। Color of the colloidal solution changes with the manner in which the observer receives the light. ठीक है, and the mixture appears blue when viewed by the reflected light. All right, moving on to the next question. Which of the following statements are correct? On the application of an electric field, the particles of lyophobic salt may move in both directions or not move at all. गलत है ये। You know, जो lyophobic salts होते हैं ना, they have similar charges. इसके कारण they move only in one direction. ये जो both directions mentioned है ना, ये गलत है। अब से याद कर लो, they move only in one direction. और कौन? तो lyophobic salts. ठीक है, सेकंड क्या है कि surface tension of lyophobic salts is nearly same as that of the dispersion medium. This is correct. Electroosmosis is the movement of particles of dispersion medium under the influence of an electric field. Absolutely right. तुम ही समझो ना डेफिनेशन, ऑस्मोसिस क्या होता है? इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, राइट? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस आ गया तो ऑफ कोर्स अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट पूछा था, करेक्ट में ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 है, मतलब तुम्हारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं, यस, आंसर ऑप्शन सी। एंड विद दिस वी कम टू द एंड। सो आई एम रियली सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग, थोड़ा खराब हो गया था।